संपादकीय में आज बात करेंगे फोन टैपिंग कांड की। राजस्थान का फोन टैपिंग कांड इन दिनों बहुत चर्चाओं में है। कल भी इसको लेकर खासी बयानबाजी हुई, सदन के अंदर सदन के बाहर। और आज भी विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को सदन चलाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भाजपाई बहुत उग्र तेवर लिए हुए थे और इस मामले में गहलोत सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। बहरहाल, ये जो ताज़ा विवाद है इसके बारे में एक दो खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये जो फ़ोन टैपिंग का सवाल था, ये भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने लगाया था, लेकिन ये सवाल उन्होंने 5वें सत्र में किया था विधानसभा की, जिसका जवाब अब राजस्थान के गृह विभाग ने दिया है। और गृह विभाग का कहना यह है कि उन्होंने बाकायदा न्याय सम्मत, कानून सम्मत जो ज़रूरी परमिशंस हैं, इजाज़त है, वो लेने के बाद में ये फ़ोन टैपिंग की है। इसमें कुछ भी विधि के विरुद्ध नहीं हुआ है। एक बात इस मामले में और जो खास थी, वो उपनेता जो प्रतिपक्ष के हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने उठाई थी। उन्होंने ये पूछा था कि क्या साल 2020 में जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उन्होंने कांग्रेस के विद्रोह के समय जो रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी, क्या उस रिपोर्ट को दर्ज करवाने का आधार ये फ़ोन टैपिंग ही थी? हालांकि इसका कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कालीचरण सराफ के सवाल के बारे में अगर बात करें तो जवाब भी आ गया गृह विभाग से, लेकिन ना तो कालीचरण सराफ ने पूछा और ना ही गृह विभाग ने जवाब दिया कि आखिर ये फ़ोन टैप हुए किसके थे, वो कौन लोग थे जिनके फ़ोन टैप किए जा रहे थे। बहरहाल, ये तो थी ताज़ा विवाद की बात, लेकिन फ़ोन टैपिंग भारत में कोई नई चीज़ नहीं है। मैं इतिहास के झरोके से आपको कुछ और फ़ोन टैपिंग कांड की याद दिलाना चाहता हूँ। तो इतिहास गवाह है कि आज जो भाजपाई राजस्थान में पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे हैं, उन्हें याद करना होगा साल 2013, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तब गुजरात में मात्र 6 महीने में ही 93,000 लोगों के फ़ोन टैप किए गए थे। इस मामले में एडवोकेट गिरीश दास ने गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीएम सहाय और न्यायाधीश आरपी ढोलारिया ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था। न केवल इनकार किया था, बल्कि उन्होंने गुजरात पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ही मानने से मना कर दिया था। फ़ोन टैपिंग की एक और नज़ीर है साल 1988 की, जबकि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और बोफोर्स मामले में उस वक्त कांग्रेस और राजीव गांधी आरोपों का सामना कर रहे थे। और बोफोर्स मामले में ही तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े जो थे, उन्होंने मोर्चा खोल रखा था कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन इसी बीच कर्नाटक में हेगड़े सरकार के करीब 50 नेताओं और अफसरों के फ़ोन टैपिंग करवाने का खुलासा हुआ। कांग्रेस ने इस मामले को तुरंत लपका और नतीजतन इस फ़ोन टैपिंग कांड की वजह से तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था। इतिहास से एक और फ़ोन टैपिंग कांड लोगों के मस्तिष्क में अभी भी बिल्कुल ताज़ा होगा, वो है नीरा राडिया टेप कांड। तो यूपीए 2, जो यूपीए का दूसरा कार्यकाल था, उसके गठन के बाद कॉरपोरेट घरानों के लिए लॉबिंग करने वाली नीरा राडिया के जो टेलीफोन थे उनका खुलासा हुआ था। इस खुलासे से पता लगा था कि राडिया बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लिए मीडिया और सरकार में लॉबिंग कर रही थी। यहाँ तक कि वो सांसदों को मंत्री बनवाने, उनको विभाग दिलवाने में भी भूमिका निभा रही थी। मीडिया के बड़े बड़े नाम राडिया के कहने पर कॉरपोरेट के पक्ष में खबरें भी छाप रहे थे। तो एक ये भी पक्ष रहा फ़ोन टैपिंग का। फ़ोन टैपिंग कथा अनंता एक और आपको किस्सा याद दिलाऊं, वो है 2014 का, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह। उनके कार्यकाल के दौरान एक सनसनीखेज टेलीफोन बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें अंतागढ़ विधानसभा सीट जो है छत्तीसगढ़ की, वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐन वक्त पर नाम वापस लेने के लिए 7 करोड़ रुपए देने की बातचीत सामने आई थी। ये बातचीत दिवंगत अजीत जोगी, उनके बेटे और रमन सिंह के दामाद के बीच बताई जा रही थी। इस मामले में कांग्रेस ने बाकायदा शिकायत की थी, मुकदमा दर्ज हुआ और मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। तो ये तो थी इतिहास के झरोखे से चर्चित फ़ोन टैप कांड। लेकिन अब जो ये जो फ़ोन टैपिंग है,
ये राजनीतिक गलियारों, प्रशासनिक उससे बाहर निकलकर आम आदमी के जीवन में भी आ गई है। और इसीलिए प्रशासनिक अमले के लोग, राजनीतिक जो जमात के लोग हैं, पावर कॉरिडोर्स में रहने वाले लोग हैं, वो सभी आजकल नॉर्मल फ़ोन कॉलिंग की जगह व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका कहते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो आम आदमी भी बहुत सजग है। यहाँ तक कि कई मामलों में, पारिवारिक मामलों में देवर, भाभी, दो भाई सब आपस में एक दूसरे के फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे हैं और कई मामलों में पुलिस के सामने और अदालत के सामने ये पेश भी किए जा रहे हैं। बहरहाल, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जिस तरह के एंटी टेरर लॉज मोदी सरकार लेकर आई थी पिछले 2-3 सालों में, और आतंक से लड़ने के लिए जिस तरह की असीमित शक्तियां अब केंद्र सरकार के पास है, तो आप ये मानकर चलिए, नई तकनीक के साथ और इन नए कानूनों के साथ केंद्र सरकार के पास तो असीमित शक्ति है कि वो देश के किसी भी नागरिक का फ़ोन कभी भी टैप कर सकती है। तो कुल मिला के वो फ़ोन जो कि हमारी ज़िंदगी का अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब एक बहुत ही खतरनाक औजार भी है।